And welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam. Here we all know that कि हमारा क्लास 9 बायोलॉजी का जो चैप्टर चला उसका क्या नाम है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. हमने सेल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर दिया है जिसमें वी हैव कवर्ड 3 सेल ऑर्गेनिज्म. यस राइट, वी हैव कवर्ड 3 सेल ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट one is endoplasmic reticulum, second is vacuoles and third is lysosome. Today we take a fourth one which is a mitochondria. This is very important. Okay, so let's begin the video. माइटोकॉन्ड्रिया के जो सिंगुलर फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन. ओके, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियन. अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो हम उसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन. अभी हमने बताया था कि सेल ऑर्गेनिज्म जो होंगी वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी जिससे उनका एक डिफरेंशिएट दिखता है. कोई सिंगल होगा, कोई डबल होगा. तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है. अब डबल है तो एक आउटर होगा, एक इनर होगा, 2 होंगे. ठीक है, जो आउटर है वो बाहर की तरफ है और इनर अंदर की तरफ है. जो आउटर है उसके मतलब वॉल पे पोरस पाया जाएगा. ठीक है, तो उसके वॉल पे पोरस पाया जाता है. जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होगा. फोल्ड यानी मतलब जैसे हम कोई कपड़ा फोल्ड करते हैं. ठीक है, तो क्या होता है जब कपड़ा फोल्ड करते हैं तो वो फोल्ड हो जाता है ना, तो जस्ट ऐसे ही है. दिस इज अ फोल्डेड स्ट्रक्चर, यानी इनर मेम्ब्रेन का ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोलेंगे. क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोलेंगे. क्रिस्टी में डॉटेड स्मॉल शेप का एक स्ट्रक्चर रहता है. ये ठीक है, इसको F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम बोलते हैं. ठीक है, हमारे क्लास 9th में इतने ही यहाँ पे है इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बट F1 पार्टिकल्स की भी इम्पोर्टेंस है. तो क्या हुआ, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है. आउटर मेम्ब्रेन में पोरस पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स पाए जाते हैं. ठीक है, फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी. क्रिस्टी में F1 पार्टिकल्स पाया जाता है. अब जब हम कोई भी कपड़ा या कोई भी सामान फोल्ड करते हैं तो क्या होता है, वो छोटा हो जाता है. ठीक है, बट उसी को जब हम ओपन करते हैं तो बड़ा हो जाता है. एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे भी है. ये जो इनर मेम्ब्रेन का फोल्ड वाला स्ट्रक्चर है ना, उसका सरफेस एरिया बड़ा है. जब हम उसको ओपन करेंगे ना तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा इन कंपेरिजन टू आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज मोर देन आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट बिकॉज अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा है सेल ऑर्गेनिज्म उसमें डीएनए और राइबोसोम किसी के पास नहीं है. राइबोसोम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आपको याद होगा तो वो किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. बट डीएनए नहीं है किसी का, खुद का तो नहीं है. तो माइटोकॉन्ड्रिया हैज देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम. दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट. और राइबोसोम है तो क्या करेगा, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था. यस, राइबोसोम है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक था. इसके बाद हम फंक्शन लेंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. सिंगुलर फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियन. इट इज डबल बाउंडेड, आउटर एंड इनर. आउटर हैज पोरस, इनर हैज फोल्ड. पोरस का जो लेस सरफेस एरिया होगा क्योंकि वो तो जो है वो एग्जैक्टली है, बट फोल्ड को हम क्रिस्टी बोलेंगे और इसका सरफेस एरिया जब ओपन करेंगे तो मोर देन आउटर मेम्ब्रेन होगा. क्रिस्टी में F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके लेयर से लगे हुए होते हैं. इनके पास खुद का डीएनए एंड आरएनए होता है. आरएनए है तो वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का. इससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा था माइटोकॉन्ड्रिया का. माइटोकॉन्ड्रिया की 2 फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट है पावर हाउस ऑफ सेल एंड सेकेंड इज सेलुलर रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्मिंग 2 important function. First it is called powerhouse of cell and second is called cellular respiration. दोनों ही इसका जो काम है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैंने इसलिए टिक मार्क कर दिया है और आपको बहुत आराम से इसको समझने की ज़रूरत है. ठीक है, तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन, व्हाई इट इज़, हाउ इट इज़ परफॉर्म सेलुलर रिस्पायरेशन. तो इसका हम यहाँ पे आंसर देखते हैं.
ये जो होता है मतलब सबके पास फूड जो भी फूड पार्टिकल्स है, फूड स्टफ है, तो क्या होता है कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है। बाहर से जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, उसको एंजाइम की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन है और एंजाइम है, तो वो क्या करता है, जो भी फूड स्टफ है उसका ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बनाता है और प्लस एनर्जी, ठीक है। तो क्या होता है सेलुलर रिस्पायरेशन में कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है बाहर के इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन लेता है, बाहर के इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले लिया, उसने क्या किया, एंजाइम के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन किया फूड स्टफ का, और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। साथ में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जब कोई भी रिएक्शन या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ, जब CO2 निकला तो क्या मतलब है, जब CO2 निकल रहा है तो रिस्पायरेशन हुआ ना। यहाँ पे हम भी क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो इसने भी क्या किया, बाहर से ऑक्सीजन लेके फूड स्टफ का ब्रेक डाउन किया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला। तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कम फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, दे परफॉर्म द रिस्पायरेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड उसने अपने फंक्शन के दौरान बाहर निकाल दिया, मीन्स ये क्या कर रहा है, सेलुलर रिस्पायरेशन कर रहा है। तो इसका आंसर आपको आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है, कि फूड स्टफ हर आउटसाइड ऑर्गेनिज्म के पास अपना फूड स्टफ होता है, तो वो क्या करेगा, उसका ब्रेक डाउन करेगा, जिसके लिए उसको ऑक्सीडेशन करेगा, उसके लिए वो बाहर से ऑक्सीजन लेगा इन्वायरमेंट से, और जो एंजाइम उसके पास है उसके प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने बॉडी से बाहर सेल में निकाल देगा। जब बाहर निकाला मीन्स जो है अपना रिस्पायरेशन शो कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब सेकेंड फंक्शन पे आते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। तो जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है तो उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। ये एनर्जी जो होता है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में, वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है। इस एटीपी मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं हम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी क्या है, एनर्जी है। जब सेल को रिक्वायरमेंट होगी तो वो उस एनर्जी को लेगा। तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में एनर्जी जो बना वो एटीपी के फॉर्म में इसने स्टोर कर लिया। एटीपी को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। दे सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड विच इज एटीपी। एटीपी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है। एटीपी जो है एक बॉन्डेड एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको अपने पास स्टोर किए रहता है, और उसका यूटिलाइजेशन कौन करता है, सेल करता है। जब उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसको लेके एनर्जी परफॉर्म कर लेता है। इसलिए इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस में क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए ये जो होता है एक पावर हाउस की तरह वर्क करता है। एटीपी मॉलिक्यूल्स को बनाता है, एनर्जी बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स एटीपी को बनाता है जो एनर्जी रिच होते हैं, और जब सेल को उसकी ज़रूरत होती है तो वो इसको यूज़ करते हैं। इस एटीपी मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो हमने क्या देखा, सेलुलर रिस्पायरेशन हुआ, वहाँ पे फूड स्टफ का ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना। कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर चला गया, इसने सेलुलर रिस्पायरेशन शो कर दिया। शो करने के बाद जो एनर्जी बचा है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो एनर्जी बना है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाएगा। एटीपी को बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक जो होता है एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। ये जो होता है सेल के अंदर स्टोर हो जाता है, जब सेल को इसकी ज़रूरत होती है वो इसको यूटिलाइज कर लेती है, और इसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। एटीपी के यूजेस क्या क्या करती है सेल, सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, और सेकेंड जो है केमिकल मैकेनिकल वर्क। तो सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड मीन्स जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन करना हुआ, प्रोटीन का और आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करना हुआ, इस तरह की जो प्रोसेस होता है वो आते हैं केमिकल कंपाउंड में आते हैं। जो सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड है उसका करता है। मैकेनिकल वर्क में जो होता है वो मूवमेंट वगैरह में जो एनर्जी यूज होती है
उस सब में मसल्स मूवमेंट या किसी सब में, तो वो सब में वो मैकेनिकली इस एटीपी का यूज़ करता है। तो अंडरस्टैंड क्या हुआ, एटीपी बना जिसको हम एडिनोसिन टाइप फॉस्फेट बोलते हैं। ये जो होता है सेल का एनर्जी करेंसी होता है, क्योंकि एनर्जी इसी के फॉर्म में बन के स्टोर हो जाता है, जिसको जब सेल की ज़रूरत पड़ती है सेल उसको यूटिलाइज करती है। मेन जो यूटिलाइजेशन होता है सेल का 2 काम में होता है, सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, जब उसको डीएनए रेप्लिकेशन करना हो या आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करना हो, और सेकेंड जो होता है मैकेनिकल वर्क में यूज़ होता है, जब मसल्स मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत हो, या कोई सीलिया है, कोई फैजिला है, जो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में है, उनको उनके जब काम के लिए वो यूज़ करते हैं तब उनका यूज़ होता है। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सारी चीज़ें देख ली, उसका कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिया, उसका डायग्राम भी देख लिया, और उसका फंक्शन भी देख लिया। 2 फंक्शन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आया। हमने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है कि क्यों, अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार माइंड में चीज़ें, उसका फंक्शन, उसका वर्क मतलब चला गया आपके माइंड में, तो आपको ये नहीं होगा, बस आप एग्ज़ाम के टाइम उसको देखोगे और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको हम लोग का पढ़ाने का पैटर्न पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।